दोस्तों, क्या भारत अभी Su-57 को बिना उसके असली इंजन के खरीदने वाला है? क्या S-400 और प्रोजेक्ट कूसा मिलकर भारत के ऊपर एक असली सुदर्शन चक्र को बनाने वाले हैं? और आखिर जेन रोबोटिक की वैरव UGV को अभी क्यों एक गेम चेंजर माना जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के फ्यूचर फाइटर प्लान Su-57 प्रोग्राम और रशिया के फ्यूचर एरो इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी Su-57 को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये इन्फॉर्म किया गया कि Su-57 के लिए डेवलप किया जा रहा नेक्स्ट जनरेशन AL-51F1 इंजन यानी प्रोडक्ट 30 अभी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए कम से कम 5 से 7 साल और लेने वाला है, जो कि 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम के साथ आने वाला है। अभी जो Su-57 एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जा रहा है वो करंट AL-41F1 इंजन के साथ ही कंटिन्यू रहने वाले हैं। प्रोडक्ट 30 या इस दिल्ली 30 इंजन Su-57 प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है। रशिया का दावा है कि ये इंजन एयरक्राफ्ट को ज़्यादा थ्रस्ट, बेहतर सुपर क्रूज परफॉर्मेंस और कम फ्यूल कंजप्शन और लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट को प्रोवाइड करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि फ्लाइट ट्रायल में इंजन ने स्टेबल परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है और इसमें सेट किए गए पैरामीटर को भी सही तरीके से अचीव किया जा चुका है, लेकिन अभी भी सर्टिफिकेशन और वैलिडेशन में समय लगने वाला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया ने भारत को अभी एक बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया गया, जिसमें बताया गया कि प्रोडक्ट 30 या इस दिल्ली 30 इंजन को एग्जिस्टिंग Su-57 एयरफ्रेम के साथ बिना किसी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी अगर भारत Su-57 को करंट AL-41F1 इंजन के साथ अभी एक्वायर करता है तो फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर बाद में प्रोजेक्ट 30 या इस दिल्ली 30 इंजन को इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाला है। और इसका एक मेन कारण भारत की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होने वाला है, जिस वजह से अभी रशिया की तरफ से इस प्रपोजल को भारत को दिया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के फ्यूचर एयर डिफेंस नेटवर्क और सुदर्शन चक्र कॉन्सेप्ट की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को सिर्फ अलग अलग मिसाइल बैटरीज के रूप में नहीं देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी एक लेड और ओवरलैपिंग एयर डिफेंस आर्किटेक्चर पर काम कर रहे हैं। इसको इंटरनली सुदर्शन चक्र कॉन्सेप्ट के रूप में देखा जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी फोकस सिर्फ मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि पूरा एक इंटरकनेक्टेड प्रोटेक्टेड सील्ड को क्रिएट करने पर होने वाली है। अभी भारत के पास 4 S-400 रेजिमेंट मौजूद है और 5वां रेजिमेंट भी इसी साल के अंदर भारत को डिलीवर होने वाला है। इसके अलावा मार्च 2026 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 5 और S-400 रेजिमेंट को भी अप्रूव किया गया, जिनको आगे चल के खरीदा जाने वाला है। यानी कुल मिलाकर आगे चल के भारत के पास 10 S-400 रेजिमेंट होने वाले हैं। इसी के साथ ही DRDO का इंडिजिनस प्रोजेक्ट कूसा भी एग्रेसिवली डेवलप किया जा रहा है और इनिशियल फेज में इसके 5 स्क्वाड्रन को खरीदने के लिए पहले से अप्रूवल दिया चुका है, जो कि 2028 से 2030 के बीच सर्विस में एंटर करने वाले हैं। यानी मीडियम टर्म में भारत के पास अभी टोटल 15 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस स्क्वाड्रन अवेलेबल होने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि 400 किलोमीटर मिसाइल रेंज का मतलब 400 किलोमीटर का बॉर्डर प्रोटेक्शन नहीं होता है। मिसाइल सिस्टम सर्कुलर एंगेजमेंट जोन क्रिएट करते हैं और हिमालयन टेरेन, रडार होराइजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट और ब्लाइंड स्पॉट की वजह से एक्चुअल प्रोटेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स के प्लानर ओवरलैपिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल को अडॉप्ट करने वाले हैं। यानी अगर एक रडार जैम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या एनिमी के अटैक से टारगेट बन जाता है, तो दूसरे एयर डिफेंस नोड उसी एरिया को आराम से कवर कर पाएंगे। यानी अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारा कोई एयर डिफेंस यूनिट नष्ट भी हो जाता है तो वहां पर कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होने वाला है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे कि लद्दाख, ईस्टर्न हिमालय, पंजाब और राजस्थान में एक ही बैटरी नहीं बल्कि मल्टीपल लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस लेयर्स को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भारत का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान या चाइना के अंदर डीप स्ट्राइक कवरेज बनाना नहीं होने वाला है, बल्कि एक पूरा एरिया डिनार्ड एक्सेस सील्ड को क्रिएट करना है, जहां एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल के लिए इंडियन एयर स्पेस में एंटर करना बहुत ही मुश्किल बनने वाला है। अगला अपडेट भारत के नए अनमेन्ड नेवल प्लेटफॉर्मर वेव रैप्टर A1 प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेव रैप्टर A1 नाम का एक नया हाई स्पीड अनमेन्ड सरफेस वेसल यानी USV कॉन्सेप्ट को भी ऑफिशियली रिवील किया गया है
इस प्लेटफॉर्म को प्रिडोना के अंदर इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे कि नायडू लैब्स, डोडो डिजाइन लैब्स और प्राइम टूलिंग के सपोर्ट में डेवलप किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो ये एक छोटा सा लेकिन हाई स्पीड अनमेन्ड नेवल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि फ्यूचर में सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और रिमोट मॉनिटरिंग जैसे मिशन को परफॉर्म करने वाला है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका सी स्किमिंग स्टेल्थ इंस्पायर्ड डिजाइन होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म का हल डिजाइन इस तरह ऑप्टिमाइज किया गया कि इसका रडार और विजुअल सिग्नेचर काफ़ी कम रहने वाला है और हाई स्पीड मूवमेंट के दौरान भी स्टेबिलिटी मेंटेन करने वाला है। वेव रैप्टर A1 में FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरा सिस्टम भी मौजूद होने वाली है, जिस वजह से ऑपरेटर रियल टाइम में इसको रिमोटली कंट्रोल या फिर मॉनिटर कर सकता है। साथ ही इसमें वाटरप्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपार्टमेंट और हाई एफिशिएंसी प्रपल्सन सिस्टम भी मौजूद होने वाले, जिस वजह से चैलेंजिंग मैरीटाइम कंडीशन में भी ऑपरेशन कंटिन्यू रखा जा सकता है। दोस्तों, यूक्रेन, ब्लैक सी और रेड सी में हुए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ये बात पता चला है कि लो कॉस्ट अनमेन्ड मैरीटाइम प्लेटफॉर्म भी फ्यूचर वॉरफेयर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाले हैं और इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से भी ऐसे सिस्टम में इंटरेस्ट को दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग, हार्बर सिक्योरिटी, एंटी इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को आगे चल के इम्प्रूव करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के नए रोबोटिक बैटलफील्ड प्लेटफॉर्म और जेन टेक्नोलॉजी के जेन वृषभ UGV कॉन्सेप्ट की तरफ से है। दोस्तों, अभी बैटलफील्ड का नेचर बहुत ही तेजी के साथ चेंज हो रहा है। पहले बैटलफील्ड में सिर्फ टैंक्स, आर्टिलरी और सोल्जरी मेन रोल को प्ले करते थे, लेकिन अभी ड्रोन्स, रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम भी इसमें एक मेजर हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस बीच इंडियन डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से नॉर्थ टेक सिम्पोसियम 2026 में एक नया बैटलफील्ड रोबोट को रिवील किया गया था, जिसका नाम जेन वृषभ अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी UGV रखा गया था। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक रोबोटिक ग्राउंड प्लेटफॉर्म होने वाला है, व्हीकल होने वाला है, जिसे फ्रंटलाइन ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। वृषभ को मेनली 3 तरह के रोल के लिए डिजाइन किया गया: कॉम्बैट सपोर्ट, बैटलफील्ड लॉजिस्टिक और कैशबैक यानी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इसका मेन रोल होने वाला है। कॉम्बैट सपोर्ट रोल में ये व्हीकल एमुनेशन, वेपन्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और बाकी लॉजिस्टिक को फ्रंटलाइन पोजीशन तक आराम से पहुंचा सकता है, जिससे हमारे सोल्जर्स का अननेसेसरी एक्सपोजर काफी रिड्यूस होने वाला है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि फ्यूचर में ऐसे प्लेटफॉर्म में सर्वेलेंस पेलोड, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ इसका लॉजिस्टिक रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉडर्न बैटलफील्ड में लास्ट माइल लॉजिस्टिक सबसे डेंजरस फेज होता है, जहां पर ड्रोन्स, आर्टिलरी और एनिमी सर्वेलेंस का सबसे बड़ा थ्रेट रहता है। इस वजह से ऑटोनोमस UGV सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखने में बहुत बड़ा रोल को प्ले करने वाले हैं और बिना ह्यूमन कैजुअलिटी के या ह्यूमन रिस्क के हम लास्ट माइल लॉजिस्टिक को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस व्हीकल का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सिस्टम होने वाला है, यानी फ्यूचर बैटलफील्ड में अगर किसी सोल्जर को इंजरी हो जाता है तो रेस्क्यू टीम को रिस्क में डाले बिना ही हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म की मदद से कैजुअलिटी इवैक्यूएशन वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से इस व्हीकल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर वेरिएंट में AI नेविगेशन, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम और सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन जैसे फीचर इंक्लूड होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट और इंडोनेशिया के साथ होने वाले एक बहुत ही बड़े डिफेंस डील की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बहुत ही तेजी से एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है और इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इंडोनेशिया की तरफ से सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने वाले इंडोनेशिया विजिट के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट डील को फाइनलाइज करना टॉप प्रायोरिटी में से एक होने की बात सामने आई है। अगर ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा देश बनने वाला है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का एक्वायर करने वाले हैं। इससे पहले फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी ब्रह्मोस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, खास बात यह कि ये सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, ये भारत के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और डिफेंस डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। इंडोनेशिया एक ऐसे पोजीशन पर मौजूद है जहां से इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाले लगभग सभी मेजर सी लेन को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी उसके लिए बहुत क्रिटिकल रोल को प्ले करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांग्रीला डायलॉग के दौरान भी डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने बात कंफर्म किया था कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट को लेकर डिस्कशन फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। इंडोनेशिया के लिए ब्रह्मोस का मतलब होगा स्ट्रॉन्गर कोस्टल डिफेंस और होस्टल सरफेस वेसल के खिलाफ एक क्रेडिबल डिटरेंस कैपेबिलिटी, जो कि खास करके चाइना के खिलाफ इंडोनेशिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को मेंटेन करने में मदद करने वाला, जो कि अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।